वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। सब लोग अच्छे हो ना? चलो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा है साइंस का, दैनिक जीवन में रसायन, यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कल मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो कल हमने पढ़े थे अम्ल और क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्लों के बारे में मैंने बताया था कि अम्ल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इसी प्रकार जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो मेनली जो इनमें डिफरेंस है यही है। ठीक है, और अम्ल और क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। तो हमने देखे थे कि केस देखे थे कि पहले केस में जैसे प्रबल अम्ल है, प्रबल क्षार है, ये मिलकर एक उदासीन लवण का निर्माण करता है। इसी प्रकार से एक दुर्बल अम्ल है और जो प्रबल क्षार है वो क्षारीय प्रकार के लवण का निर्माण करता है। इसी प्रकार से यदि प्रबल अम्ल होगा, दुर्बल क्षार होगा तो वो अम्लीय प्रकार के लवण का निर्माण करेगा, और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार मिलकर कोई भी उदासीन लवण का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। फिर मैंने आपको बताया था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं कि अम्ल और क्षार की बहुत से जो रासायनिक थे, केमिस्ट थे, उन्होंने परिभाषा दी थी। ठीक है, तो उससे पहले आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी की शुरुआत के 30 तत्वों के बारे में। ठीक है, तो फटाफट मैं इनको आपको लिखा देता हूँ और साथ में एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर कौन सा चल रहा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। चैप्टर नंबर है 5, दैनिक जीवन में रसायन, यानी केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हमने आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में लिखना है 1 से 30 तक। चलो लिखते चलो, साथ में मेरे साथ बोलते चलो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन 15 में आता है, फास्फोरस, 16 सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद आता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन। 27वें नंबर पर आता है कोबाल्ट और 28वें नंबर पर आता है निकेल। 29वें नंबर पर आता है कॉपर और 30वें नंबर पर आता है जिंक। ठीक है, तो एक बार आप रिवाइज कीजिए मेरे साथ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, उसके बाद क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए कि स्कैंडियम है वो 21वें नंबर पर आता है। ठीक है, पोटेशियम 19वें नंबर पर आता है, क्लोरीन है 17वें नंबर पर आता है, लिथियम 30वें नंबर पर आता है। ठीक है, हाइड्रोजन पहले नंबर पे आता है, यानी कि इनके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं। ठीक है, ये नंबर जो दे रखे हैं शुरुआत में, क्या इनके परमाणु क्रमांक दे रखे हैं, यानी कि निकेल है वो 28 परमाणु क्रमांक रखता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है वो 12 परमाणु क्रमांक रखता है। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली ऐसे ही याद होने चाहिए। ठीक है, तो अपन ये तो मिटा देते हैं, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि हमें संकल्पनाएं पढ़नी है, यानी कि थ्योरीज पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थ्योरी। ठीक है, किसकी? अलग अलग केमिस्ट की पढ़नी है, यानी कि अलग अलग रासायनिक की पढ़नी है। ठीक है, इन थ्योरीज पढ़नी है क्योंकि इन्होंने अम्ल और क्षार इनके बारे में कुछ अलग अलग परिभाषाएं दी थी। ठीक है, तो ये मैं रफ कर देता हूं, इसके बाद हम अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं अम्ल एवं क्षारों की अलग अलग क्या देते हैं परिभाषाएं और इनकी संकल्पनाएं, यानी कि थ्योरीज कौन कौन ने दी थी। ठीक है, 3 रासायनिकों के बारे में बताया गया है, 3 यानी 4 रासायनिकों के बारे में बताया गया है। तो पहली थ्योरी है वो है आर्रेनियस थ्योरी। आर्रेनियस थ्योरी यानी कि संकल्पना।
ठीक है। उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे, ये है ब्रांस्टेड एवं लॉरी। दो वैज्ञानिक हुए थे, दो केमिस्ट थे, रासायनिक थे, ब्रांस्टेड एवं लॉरी, ठीक है, इनकी संकल्पना। और जो तीसरी है वो है लुईस संकल्पना, ठीक है। तो इन तीनों की हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आरएनएस थ्योरी के बारे में, किसकी, आरएनएस संकल्पना, यानी आरएनएस थ्योरी क्या कहती है। तो आरएनएस जो रासायनिक थे, इन्होंने सबसे पहले 1887 ईस्वी में, कब, 1887 ईस्वी में अम्ल एवं क्षारों को डिफाइन किया था। अम्ल एवं क्षारों को क्या किया था, डिफाइन किया था, यानी कि परिभाषित किया था, तो उन्होंने क्या परिभाषा दी थी, इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं अम्ल, यानी कि एसिड कहलाते हैं, ठीक है। और जो अपने जलीय विलयन में OH- जो कहा जाता है हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो कहलाते हैं क्षार, ठीक है। तो उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, इन्होंने संकल्पना दी थी कि इन्होंने अम्ल और क्षारों को इस तरह से परिभाषित किया था। उन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो तो अम्ल कहलाते हैं, और जो अपने जलीय विलयन में OH- यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, इनके अनुसार देख लेते हैं अम्लों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अम्ल बताए थे HCl, इसको क्या कहा जाता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि HCl को जलीय विलयन में बनाया जाए और जब ये विघटित होगा तो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन लेते हैं, यानी कि इसके हम लिखते हैं AQ, क्या लिखते हैं, AQ। आपकी बुक में हर जगह हर रिएक्शन में AQ लिख रहा है, AQ, इस AQ का मतलब होता है एक्वा, क्या होता है, एक्वा, और एक्वा कहा जाता है जल को, किसको कहा जाता है, जल को कहा जाता है, यानी कि जलीय विलयन, ठीक है। तो जहां पर AQ लिखा है, इसका मतलब एक्वा, इसका मतलब क्या है कि वो उसका जलीय विलयन है। यदि इसका जलीय विलयन बनाया जाए तो ये अपने आयनों में क्या हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। तो किस प्रकार से टूटेगा, ये H+ Cl- से टूट जाएगा। तो ये जो क्या देता है, H+ आयन देता है, हाइड्रोजन आयन कहा जाता है इसको, हाइड्रोजन आयन। और इसी H+ को कहा जाता है मुक्त प्रोटॉन भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो पदार्थ अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। और देखते हैं जैसे H2SO4, ठीक है, इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहा जाता है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अम्ल। इसको तोड़ा जाता है, इसका जलीय विलयन देखते हैं, यहाँ पे भी हम AQ लिख देते हैं, ठीक है। इसके जलीय विलयन देख लीजिए, H2SO4, ये बदल जाएगा 2H+ में प्लस SO4-2। तो जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो भी क्या देता है, H+ आयन देता है, क्या देता है, H+ आयन देता है, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है, ठीक है। तो आरएनएस के अनुसार जो अपने जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे 2H क्यों आया, क्योंकि ये क्या होता है, ये एक तरह से पूरी तरह से संतुलित रिएक्शन होनी चाहिए, संतुलित अभिक्रिया होनी चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन 2 बार आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया 2H। तो हाइड्रोजन के अणु कितने, 2 अणु हैं, ठीक है। SO4 इसको सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। तो इसकी जो वैलेंसी होती है वो -2 होती है, ठीक है। तो SO4 की जो वैलेंसी -2 आ गई, लेकिन यहाँ पर SO4 कितना है, एक ही है, एक ही अणु है इसका, ठीक है। तो ये एक हो गया, हाइड्रोजन के 2 अणु में इसको 2H लिखा गया है, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे HNO3, इसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल, क्या कहा जाता है, नाइट्रिक अम्ल। इसको हम तोड़ेंगे, इसका जलीय विलयन में इसको विघटित किया जाएगा, तो ये देगा HNO3 देगा H+ + NO3-, ठीक है।
तो ये भी क्या है H प्लस आयन देता है, ठीक है। और देख लीजिए, और जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, इसके बारे में आपको मैंने बताया था ना एसिटिक अम्ल, ठीक है, ये क्या होता है, एक दुर्बल अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल किस प्रकार से देगा, ये भी देगा CH3COO माइनस, इसके साथ में देगा ये H प्लस आयन, तो ये भी क्या हो गया, ये भी अम्ल हो गया। और देख लीजिए जैसे H2CO3, ये होता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वो भी देता है H प्लस प्लस HCO3 माइनस, ठीक है। तो ये क्या देता है, ये भी हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं, ये सभी अम्ल हो जाते हैं, ठीक है। और इसने क्षार के बारे में क्या बताया था कि ऐसे जलीय विलयन जो OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, वो सभी क्षार कहलाते हैं, ठीक है। तो क्षार के भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्षार के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्षार के यानी कि बेस के एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका जब जलीय विलयन बनाया जाता है तो ये भी अपने आयनों में क्या हो जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो कैसे बनेगा, ये बनेगा Na प्लस प्लस OH माइनस में टूट जाएगा। तो इसने भी क्या दिया, हाइड्रोक्सिल आयन यानी कि OH माइनस आयन दिया है, ठीक है। तो इसको हाइड्रोक्सिल आयन कहा जाता है, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, आरएमएस के अनुसार क्षार कहा जाता है, ठीक है। तो NaOH क्या हो गया, क्षार हो गया। और देख लीजिए जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या एक क्षार है, ठीक है। तो इसे किस प्रकार से टूटता है, Ca+2 प्लस 2OH माइनस, ठीक है। यहाँ पे 2 क्यों आया, क्योंकि OH है वो 2 अणु हैं। कितने अणु हैं, OH के 2 अणु हैं, इसलिए यहाँ पर भी OH माइनस है वो भी 2 बार आएगा, ठीक है। तो इसने भी क्या दिया, इसने भी OH माइनस दिया यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन दिया। इसी कारण जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो भी क्षार के अंतर्गत आता है। KOH इसको कहा जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो जलीय विलयन होगा वो K प्लस प्लस OH माइनस आयन देगा। तो ये भी क्या हो गया, क्षार हो गया आरएनएस के अनुसार। और देख लीजिए NH4OH, ये होता है एक दुर्बल क्षार होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन देगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस, तो ये भी क्या हो गया, एक क्षार हो गया, ठीक है। और इसमें देखते हैं कि आरएनएस ने और क्या बताया था। ये तो हो गई क्षार और अम्ल की डेफिनेशन हो गई, इसके साथ साथ क्षार और अम्ल के मैंने आपको क्या बता दिए, एग्जाम्पल बता दिए, ठीक है। और इसने ये बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो इनके जलीय विलयन में यदि पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह से अपने जो अपघटक होते हैं उनमें टूट जाते हैं, ठीक है, अपघटित हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है प्रबल अम्ल। क्या कहा जाता है, प्रबल अम्ल। तो जो प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल वो क्या होते हैं, पूरी तरह से आयनों में क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, विघटित यानी कि पूरी तरह से आयनों में टूट जाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल कौन कौन से, जैसे HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, वो कैसे टूट जाता है, ये H प्लस प्लस Cl माइनस में पूरी तरह से टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रबल अम्ल हो गया। इसी तरह से HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है, ये भी पूरी तरह से टूट जाता है, प्लस NO3 माइनस, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं यानी कि ऐसे जो अम्ल होते हैं जो पूरी तरह से अपने आयनों में टूट नहीं पाते हैं, यानी कि विघटित नहीं हो पाते हैं, उनकी कुछ मात्रा है वो शेष रह जाती है, ठीक है। तो वो कहलाते हैं दुर्बल। क्या कहलाते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ दुर्बल अम्ल। जस्ट इससे अपोजिट है प्रबल अम्ल से। ये क्या होते हैं, पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने आपको लिखा था एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, ये क्या है, एसिटिक अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल होता है वो पूरी तरह से अपने आयनों में नहीं टूट पाता है, तो ये क्या हो गया, ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल हो गया। इसी तरह से जो कार्बनिक अम्ल होता है H2CO3, ये भी क्या है, एक दुर्बल अम्ल है, ये भी अपने आयनों में पूरी तरह से नहीं टूट पाता है। इसी तरह से हम क्षारों की बात करते हैं। क्षारों में भी दुर्बल और प्रबल क्षार होते हैं। वे क्षार जो अपने आयनों में पूरी तरह से विघटित हो जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं, उनको कहा जाता है प्रबल क्षार। और जो पूरी तरह से विघटित नहीं हो पाते हैं, ठीक है, यानी कि पूरी तरह से अपने आयनों में वियोजित नहीं हो पाते, उनको कहा जाता है दुर्बल क्षार। तो प्रबल क्षार का जो एग्जाम्पल है, एक तो हुआ NaOH, KOH, ये क्या होते हैं, प्रबल क्षार होते हैं, पूरी तरह से अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। और जो NH4OH है यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है, वो दुर्बल क्षार होता है, ये अपने आयनों में पूरी तरह से वियोजित नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये बताया था आरएनएस ने, ठीक है। और क्या बताया था कि जैसे जो क्रिया होती है, उदासीनीकरण क्रिया होती है, उदासीनीकरण क्रिया में भी इन्होंने वे बताया था। तो जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिखाया था HCl यानी कि अम्ल और क्षार की क्रिया होती है NaOH, इससे लवण का निर्माण होता है NaCl, साथ में जल का अणु बनता है और साथ में ऊर्जा
क्योंकि ऊष्मा है वो मुक्त होती है। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया था कि जो H2O होता है, जब H2O बनता है इससे क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। कैसे बताया था, इन्होंने बताया था कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल से आता है H+ आयन और क्षार से आता है OH- आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जब आपस में जुड़ते हैं तभी जल के अणु का निर्माण होता है, यानी कि H2O का निर्माण होता है और इसके फलस्वरूप जो ऊर्जा है वो मुक्त होती है। तो इसी कारण जो उदासीनीकरण जो क्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन जो क्रिया होती है, उसे एक्सोथर्मिक यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आरएनएस की कुछ सीमाएं थी, क्योंकि इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो अपनी जलीय विलयन में केवल H+ आयन दे पाते हैं वही अम्ल कहलाएंगे और OH- आयन दे पाते हैं वो क्षार कहलाएंगे। लेकिन ऐसे पदार्थ, बहुत से ऐसे पदार्थ भी होते हैं जो क्या अपने जलीय विलयन में H+ आयन और OH- आयन नहीं देते हैं, फिर भी वो अम्ल और क्षार की श्रेणी में आते हैं। तो इन बातों को आरएनएस के द्वारा सिद्ध नहीं किया गया था, तो यहाँ पर ये आरएनएस है वो फेल हो जाता है। इसके बाद एक नई संकल्पना आती है, नई थ्योरी आती है जिसका नाम है ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि उन्होंने आगे क्या बताया। ओके, तो अब दूसरी थ्योरी है वो है ब्रोंस्टेड-लोरी संकल्पना, यानी कि ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। ठीक है, क्योंकि जब आरएनएस है वो फेल हो गई थी तो उसके बाद ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी आती है। वो क्या कहते हैं अम्ल क्षार के बारे में, तो पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। ब्रोंस्टेड-लोरी, ठीक है, मैं बता देता हूँ, संकल्पना, ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी। ठीक है, तो एक वैज्ञानिक थे जोहान्स ब्रांस्टेड, ये थे डेनमार्क, यानी कि डेनिश थे। डेनिश क्या थे, रसायन के थे, यानी कि केमिस्ट थे। ठीक है, और दूसरे थे थॉमस एम लोरी, ये थे इंग्लैंड के, तो ये थे अंग्रेज रसायन, ठीक है, यानी कि केमिस्ट थे। इन्होंने अम्ल और क्षार को एक अलग अंदाज में परिभाषित किया था। जैसे मैंने आपको बताया था जो H+ आयन होता है, इसको क्या बताया था मैंने, ये क्या होता है, मुक्त प्रोटॉन होता है। क्या होता है, मुक्त प्रोटॉन होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ, तो अम्लों की इन्होंने अलग परिभाषा दी थी। अम्लों के बारे में इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन देते हैं। क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, यानी कि H+ आयन देते हैं, वो तो कहलाते हैं अम्ल, यानी कि एसिड कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है वैसे। और क्षारों के बारे में इन्होंने बताया था कि जो अपने जलीय विलयन में प्रोटॉन क्या करते हैं, लेते हैं, यानी कि वो क्या कहलाते हैं, क्षार। इसका मतलब हुआ कि जो प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन दाता कहलाता है अम्ल। ठीक है, और जो प्रोटॉन दे दिया गया है, इस प्रोटॉन को जिस पदार्थ के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, यानी कि ये हो गए प्रोटॉन ग्राही, तो प्रोटॉन ग्राही कहलाते हैं क्षार। समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम एसिड लिखते हैं तो एसिड में क्या होता है, H+ आयन होता है, तो Ha, ये क्या हो गया, एक अम्ल हो गया। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। ठीक है, ये कोई रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमने माना है कि A क्या है, एक एसिड है, क्योंकि हम एसिड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो A होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, साथ में H आयन होता है, इसलिए इसको Ha के रूप में लिख दिया गया। ठीक है, और एक होता है B, यानी कि बेस, इसको कहा जाता है क्षार। तो हमको क्या करना है, अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया करवानी है। तो अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, तो हुआ क्या, जो अम्ल होता है उसमें क्या है, H+ आयन है, तो ये क्या करेगा, अपना H+ आयन देगा। ठीक है, ये तो H+ आयन अपना देगा। ठीक है, यानी कि H+ आयन को क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहा जाता है। तो H+ आयन किसने दिया, इसने दिया अम्ल ने, तो इसके पास से H हट गया ना, तो यहाँ पे आ गया A बच गया, क्योंकि H+ और A- इसको कहा जाएगा, इसलिए यहाँ पर A- बच जाता है। ठीक है, और जो ब्रोंस्टेड-लोरी और क्या कहते हैं, वो बताते हैं कि जिसके द्वारा उस H+ आयन को ग्रहण कर लिया जाता है वो कहलाते हैं क्षार। ठीक है, क्षार कहलाते हैं। हमको पता है ये क्षार है, तो इसका मतलब ये H+ आयन है जो अम्ल ने दिया है, इसको ग्रहण कौन करेगा, क्षार ग्रहण कर लेगा, यानी कि B ग्रहण कर लेगा, तो ये बन जाएगा Hb+।
तो ब्रांस्टन लोडी अब आगे क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि अम्ल होता है, ये अम्ल क्या H+ यानी कि प्रोटॉन आयन देते हैं, यानी कि प्रोटॉन देते हैं। इस प्रोटॉन को जिस पदार्थ के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है वो क्षार कहलाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। तो यहाँ से जो प्रोटॉन है वो उठकर H के ऊपर पहुंच जाता है, तो ये बन जाता है समयुग्मी, ये अम्ल बन जाता है, क्या बन जाता है, समयुग्मी अम्ल बन जाता है, ठीक है। और जिस प्रोटॉन को त्याग दिया गया है इस अम्ल के द्वारा ये बन जाता है संयुग्मी क्षार, संयुग्मी क्षार। अब मैंने यहाँ पे अम्ल क्यों रखा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जिसके साथ H+ आयन होता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, जबकि एक अम्ल नहीं है, ये क्या है, समयुग्मी अम्ल है, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्या, एक समयुग्मी क्षार है। तो ब्रांस्टन और लोरी ने भी एक परिकल्पना दी थी, इन्होंने बताया था समयुग्मी क्षार के बारे में और समयुग्मी अम्ल के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, ये क्या एक अम्ल हो गया तो Ha, ये क्या है, एक समयुग्मी क्षार हो गया तो A, इसको कहा जाता है अम्ल संयुग्मी क्षार युग्म, क्योंकि ये क्या हो गया, एक अम्ल हो गया और ये बन गया समयुग्मी क्षार बन गया, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा अम्ल समयुग्मी क्षार युग्म। इसी प्रकार से जो B है ये क्या क्षार है और इससे किसका निर्माण होता है, Hb से निर्माण होता है, यानी कि इसका B से बनता है Hb। तो ये हो गया क्षार और ये क्या है, ये हो गया संयुग्मी अम्ल, ठीक है, दिख रहा है ना आपको नीचे से यहाँ पर। तो अम्ल समयुग्मी क्षार युग्म और ये हो गया क्षार संयुग्मी अम्ल युग्म, ठीक है। इसके एक एग्जाम्पल देता हूँ तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कि ये होता क्या है। यहाँ पर आपको मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, H2O प्लस NH3। H2 क्या है, जल है, NH3 ये क्या है, अमोनिया, ठीक है। H2O H+ और OH- में बढ़ जाएगा, समझ आ गया। तो ये क्या करेगा, जो H2O है ये अपना H+ आयन त्याग देगा, यानी कि ये क्या करेगा, अपना प्रोटॉन दे देगा, ठीक है। तो ये प्रोटॉन दे देगा, पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा OH, क्या बचेगा, OH बचेगा। इसके साथ साथ जो NH3 है ये क्षार है, तो ये क्या कर लेगा, इसको ग्रहण कर लेगा, इस जो दिए गए प्रोटॉन को ये ग्रहण कर लेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये बदल जाएगा NH4 में, किसमें बदल जाएगा, NH4 में ये बदल गया है, ठीक है। तो ये NH4 में बदल गया है। तो आखिर इसमें हुआ क्या है, तो H2 यानी कि जल है, इस जल ने अपना जो प्रोटॉन है इसको दे दिया है, इस OH को दे दिया है। तो इसने क्या दिया है, प्रोटॉन दे दिया है, प्रोटॉन दे दिया है, ठीक है। और NH3 ने इस प्रोटॉन को ग्रहण करके क्या बना लिया है, NH4 बना लिया है। इसने क्या कर लिया है, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया है, क्या कर लिया है, प्रोटॉन ग्रहण कर लिया है, ठीक है। तो आपको ये तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि जो जल है उसने क्या है, अपना जो प्रोटॉन है वो दे दिया है, इसलिए ये तो बन गया अम्ल, ठीक है। और जो अमोनिया है इसने ये प्रोटॉन रिसीव कर लिया, यानी कि ग्रहण कर लिया, ये NH4 में कन्वर्ट हो गया है, तो ये तो हो गया क्षार। तो ये हो गया अम्ल और ये हो गया क्षार, ठीक है। ये बनते क्या है, जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, जो प्रोटॉन ग्राही कौन से, NH3 है, तो ये प्रोटॉन ग्रहण करके NH4 में बदल जाता है, इसको कहा जाता है समयुग्मी अम्ल। इसी प्रकार से जो H2O है ये अपना प्रोटॉन दे देता है, प्रोटॉन देने के बाद ये OH में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको कहा जाता है संयुग्मी क्षार, ठीक है। ये होते हैं समयुग्मी अम्ल और समयुग्मी क्षार की परिकल्पनाएं, ठीक है। इसकी भी कुछ सीमाएं, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। इन्होंने केवल ऐसे पदार्थों के बारे में बताया था जो केवल क्या, प्रोटॉन देते हैं, क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं या फिर प्रोटॉन ग्रहण करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे विलयन होते हैं जो अम्ल एवं क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वो अप्रोटिक होते हैं। क्या होते हैं, वो होते हैं अप्रोटिक, यानी कि वो प्रोटॉन ना तो देते हैं ना ही प्रोटॉन लेते हैं। तो और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CO2 है, ठीक है, SO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें क्या पाया जाता है, इनमें कोई भी प्रोटॉन नहीं पाया जाता, ये अप्रोटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये अप्रोटिक पदार्थों के बारे में भी ये नहीं बता सके कि ये भाई जो BF3 वैसे तो अम्ल होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बिल्कुल भी ये नहीं बता पाए कि क्या ये अम्ल है या नहीं है, ये क्षार है या नहीं है, ठीक है। तो इनके बारे में
इस जो ब्रांस्टन लोरी जो थ्योरी थी, संकल्पना थी, ये साबित नहीं कर पाए। यानी कि इन्होंने सिर्फ यही बताया था कि ऐसे पदार्थ जो अपने विलयन में क्या देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, वो तो कहलाते हैं अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इसके अलावा ये कुछ और नहीं बता पाए। ठीक है, तो इसके बाद एक नई थ्योरी का जन्म होता है और वो आती है लुईस थ्योरी, लुईस संकल्पना। ठीक है, ये तीसरे नंबर की जो संकल्पना है, लुईस संकल्पना आती है। फिर इन्होंने इनके बारे में बताया था कि जो एप्रोटिक होते हैं, जिनमें प्रोटॉन नहीं पाया जाता है, तो उन्होंने एक नई संकल्पना दी थी। और जो पहले थे, यानी कि सबसे पहले आरएनएस के बारे में पढ़ा था, इन्होंने बताया था H+ आयन और OH- आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो इसके बाद आता है, सिर्फ इन्होंने इस पर ही फोकस किया था। ठीक है, और जो ब्रांस्टन लोरी होते हैं, इन्होंने प्रोटॉन पर फोकस किया था, इनकी प्रोटॉन देने वाला और प्रोटॉन लेने वाला। लेकिन जो लुईस संकल्पना आती है, इन्होंने एक नए शब्द का उपयोग किया था, इलेक्ट्रॉन। तो इन्होंने इस इलेक्ट्रॉन के आधार पर अपनी थ्योरी को बताया था। चलिए अपन देखते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। अब तीसरी थ्योरी है लुईस थ्योरी, यानी कि संकल्पना। ठीक है, तो ये जो संकल्पना दी गई थी, जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, लुईस के द्वारा दी गई थी सन 1923 में। इन्होंने बताया था अम्ल और क्षारों को परिभाषित किया था। किसको? अम्ल एवं क्षारों को क्या किया था? अपने अंदाज में परिभाषित किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इस लुईस के अनुसार अम्ल और क्षारों की परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं अम्ल के बारे में। इन्होंने इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया था, तो इन्होंने बताया था कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, और वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कहलाते हैं क्षार। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पदार्थ जो अपने जलीय विलयन में इलेक्ट्रॉन लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्राही, इनको क्या कहा जाएगा? इनको कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही, यानी कि ग्रहण करने वाले। जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाले होंगे वो बन जाएंगे अम्ल। ठीक है, और जो देने वाले होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, देने वाले होते हैं, वो हो जाएंगे क्षार। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब क्या है कि वे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी। क्योंकि कोई भी पदार्थ होता है, ठीक है, वो तभी कुछ ले सकता है जब उसके पास कमी होगी। यदि हमारे पास किसी चीज की कमी है तभी हम ले पाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वो तभी ग्रहण कर पाएंगे तब उनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्षार होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन तभी दे पाएंगे, इलेक्ट्रॉन दाता इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन से ये युक्त होते हैं, इलेक्ट्रॉन धनी इनको कहा जाता है। ठीक है, तो इनकी कुछ अभिक्रिया देख लेते हैं कि कैसे ये काम करते हैं। तो हम देख लेते हैं अम्ल के बारे में, देख लेते हैं, और क्षारों के बारे में देख लेते हैं। मिक्स अभिक्रिया में आपको एक बता देता हूं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था BF3, ये क्या होता है? एक अम्ल होता है, बोरो ट्राइफ्लोराइड। ठीक है, और इसकी हम क्रिया करवाते हैं NH3, ये क्या होता है? एक क्षार होता है। तब इनकी जब आपस में क्रिया होती है तो होगा क्या? जो अम्ल है वो लुईस संकल्पना, लुईस थ्योरी के अनुसार क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और जो क्षार है वो लुईस थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हो गया BF3, ये क्या करेगा? ग्रहण करेगा। ग्रहण कब करेगा? जब ये इसको देगा। तो यहाँ पर लिखते हैं NH3, ये हो गया क्षार और ये हो गया अम्ल। क्षार होगा वो इस लुईस के अनुसार क्या देगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, तो इसने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, और इस लुईस थ्योरी के अनुसार जो अम्ल होगा वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। ठीक है, तो इन दोनों की युग के कारण क्या होता है? यहाँ पर निर्माण होता है, एक सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। किसकी तरफ होता है? ये जो तीर का निशान ये बताता है कि NH3 के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दिया गया है, किसके लिए? BF3 के लिए। ठीक है, तो ये तीर का निशान यही बताता है, और ये जो तीर का निशान वाला जो आपको लाइन दिख रही है, ये कहलाता है सहसंयोजक बंध, इसको कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है कि उसमें तीर का निशान जो एरो का साइन दिख रहा है, इसका मतलब है कि NH3 के द्वारा है वो इलेक्ट्रॉन को BF3 के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाता है लुईस संकल्पना के अनुसार। तो इसके बाद इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अम्लों के बारे में देख लीजिए।
अम्लों के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया था BF3 हो गया, ठीक है, इसकी तरह से एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और देख लीजिए Na+ हो गया, Mg+2, ठीक है। यहाँ पर +2 का जो साइन है इसका मतलब है कि इसको भाई 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसलिए किसमें आएगा, ये अम्ल के अंदर आएगा लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्षारों के। क्षार के देख लीजिए आप, H2O, NH3 अमोनिया, OH- Cl-, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये क्षारों के उदाहरण हो गए। तो अम्ल और क्षारों के ये उदाहरण हो गए, ठीक है। तो लुईस संकल्पना में ये बताया गया है कि इन्होंने हाइड्रोजन रहित, यानी कि जिन पदार्थों में, जिन विलयन में हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं उनके बारे में भी इन्होंने अम्ल और क्षारों की व्याख्या की है। जैसे BF3 एक अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, ठीक है, ओके। तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है लेकिन फिर भी ये अम्ल है, तो इसकी जो संकल्पना, इसकी जो पुष्टि होती है वो केवल लुईस संकल्पना के द्वारा की जा सकती है, कि लुईस थ्योरी के द्वारा की जा सकती है। तो इसलिए इन्होंने बताया था कि हाइड्रोजन विहीन, यानी कि जिनमें हाइड्रोजन नहीं पाए जाते हैं उन पदार्थों में भी अम्ल और क्षार उपस्थित हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आज हमारी जितनी भी केमिस्ट्री की जो भी थ्योरी थी, रसायन की जो थ्योरी थी, संकल्पना थी, उनको आज हमने पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इनके आधार पर ही अम्ल और क्षारों के गुणों के बारे में बताया गया है। तो गुणों के पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे इन अम्ल और क्षारों की उपयोगिता, यानी कि ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ-कहाँ काम आते हैं, क्योंकि अपने चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो इनकी उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे, इनकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने अम्ल और क्षार पढ़े हैं कि ये हमारे जीवन में कहाँ-कहाँ पर काम आते हैं, उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं pH स्केल के बारे में, ठीक है। तो ये आज आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आज आपको क्या समझाया, ठीक है। आज हमने तीनों संकल्पना कंप्लीट कर ली है, ओके। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। फिर कल की क्लास में मैंने आपको बता दिया है कि हम पढ़ने वाले हैं इनकी उपयोगिता, साथ में pH स्केल के बारे में। इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। आपको स्टार्टिंग में यही करना होता है, जैसे आप वीडियो अपनी स्टार्ट होती है, सेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें और वो भी अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ओके। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ में आप बेल आइकन में भी क्लिक कर लें और साथ में ऑल बटन पर प्रेस कर दें, ताकि आपको चैनल से रिलेटेड जितनी भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको अवेलेबल हो सके, ओके। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपन मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर बैठ के शानदार तरीका से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक है। मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में।